ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बताएं मुझे, आप सबको ये जो स्क्रीन है वो शो हो रही है? कर्सर भी आपके सामने आ रहा है? ठीक। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं जी। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से बात की थी, और हमने कहा था कि कैसे हमारा मुल्क बनता है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो पहला डॉक्यूमेंट था, जो कि उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, दस्तूर साज असेंबली थी, उसने वो जो पहला डॉक्यूमेंट पास किया था, दैट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको करारदाद मकासद कहते हैं। वो इसी डॉक्यूमेंट ने पूरा जो आयन है, उस पे जो सुतून है, वो इसी डॉक्यूमेंट ने खड़े करने थे। इसी ने ही वो डायरेक्शन सेट करनी थी कि हमने कहाँ जाना है। तो वो इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपका पहला जो आयन है वो 1956 में आता है। उसमें वो एज ए प्रियम्बल, प्रियम्बल काम करता है, इब्तदाई है। प्रियम्बल का मतलब ये है कि आपका ये आयन शुरू होता है ना यहाँ से, तो इसके पहले लिखा होता है प्रियम्बल। ये सारी बातें कि आपका जो भी इसके नीचे आर्टिकल्स होंगे ये इसकी रूह को वायलेट नहीं करेंगे, तो ये प्रियम्बल है। तो ये 56 के आयन में भी प्रियम्बल रहा, इसके अलावा 62 के आयन में भी ये प्रियम्बल रहा, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल रहा। इतना इंपॉर्टेंट था। और इसी 73 के आयन में आठवीं तरमीम के बाद, आठवीं तरमीम के बाद जो कि तरमीम 1985 के अंदर हुई थी, ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुई थी, ठीक है। उसके अंदर आठवीं तरमीम में क्या किया गया कि इसी प्रियम्बल को आयन का सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया। व्हाट इज सब्सटेंटिव पार्ट? सब्सटेंटिव पार्ट का मतलब ये है कि उसने कहा कि ये आप इसको इब्तदाइया में ना रखें, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लें। और इसको एक आर्टिकल का नाम दिया गया, दैट वाज 2A। 2A जो आर्टिकल है 1973 के आयन का, आठवीं तरमीम के बाद, आप देख लीजिएगा कि 2A क्या है आपका, यही प्रियम्बल है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। ठीक हो गया। ये अहम डॉक्यूमेंट बना लिया। इसकी बेस पे फिर हमने बात की थी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस शुरू किया। ये जो डॉक्यूमेंट है ये 7 मार्च को लियाकत अली खान साहब लाए थे असेंबली के अंदर, और उस असेंबली ने 12 मार्च 1949 को ये डॉक्यूमेंट पास कर लिया, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। जो पहली असेंबली थी उसकी तादाद 69 थी पहले पहले, उसके बाद 10 लोगों का इसमें इजाफा हुआ था। ये 10 लोग कौन से थे? ये जो प्रिंसली स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट जब पार्टीशन हुई थी तो 562 थी। ये जितने भी मैं आपको सवाल बता रहा हूँ ये सारे एमसीक्यूज हैं। अब मैं आपको, देखें ना, ये आपने खुद नोट करना है कैसे एमसीक्यूज हैं। मैं अभी जो आप अभी तक आप सारी बात की, इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ चुके हैं, शुरू से करता हूँ। ये बता देता हूँ, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल ये बताऊंगा कि आप मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज, आप उसको एमसीक्यू समझें, आप उसको इंटरव्यू का क्वेश्चन समझें, ठीक है। तो मेरे करीबी दोस्तों ऐसे ही है, आप मुझे पीपीएससी समझ लें। आप समझ रहे हैं ये सुहेल नियाजी नहीं है, ये खुद पीपीएससी है, ये खुद एफपीएससी है, ये खुद कमीशन का कोई भी है, ठीक है। तो आप एक हद तक जब तैयारी करते हैं, एक चीज को ओढ़ना बिछोना बना लेते हैं, तो फिर वही बात होती है, मैं नहीं बोलती मेरे जो मेरा यार बोलता है। तो फिर आप वही जो है ना, आप वो आप नहीं रहते, आप वो बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि मैं जो भी आपसे बात करूं, जो भी हो, तो आप उसको उसी में देखें। वो एमसीक्यूज होंगे, अब यहीं से देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने एमसीक्यूज मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रियम्बल के तौर पे काम किया, 56 में एमसीक्यू है। फिर 62 में प्रियम्बल के तौर पे काम किया, 73 में प्रियम्बल के तौर पे काम किया। आठवीं तरमीम में ये सब्सटेंटिव पार्ट बन गया। किस तरमीम में? आठवीं तरमीम में। कब? 1985। आया कब था असेंबली में? 7 मार्च को। पास कब हुआ है? 12 मार्च को। ये सारे एमसीक्यूज हैं। पहली असेंबली की तादाद कितनी थी? 69। 10 लोग और शामिल हो गए, कितनी तादाद हो गई? 79। 10 लोग कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स में से आए थे। प्रिंसली स्टेट्स थी कितनी? 562। सारे एमसीक्यूज हैं, सारे इंटरव्यूज के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन है, कितनी स्टेट थी, कौन सी बड़ी स्टेट है? कश्मीर है। किस स्टेट ने सबसे पहले जनाब ज्वाइन किया पाकिस्तान को? बहावलपुर है।
कौन था उस वक्त रूलर? सादिक फाइव था। ये सारे सवाल हैं, लेकिन मैं सवाल आपको ये बता रहा हूँ, साथ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये सवाल तो आपको इम्तियाज शायद ने कंपाइल करके दे दिए हैं, लेकिन वो आप रट लेंगे, एक दफा किताब पढ़ लेंगे, दो दफा पढ़ लेंगे, तीन दफा पढ़ लेंगे, तो वो लेकिन आपको भूल जाएगी। भूल इस वजह से जाएगी कि आपने उसको रट्टा मारा है, आपने उसका स्ट्रक्चर नहीं समझा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये मैं बताने की आपको नाकिस की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझें। तो जहां तक जो मैंने आपको बात बताई है, ये आपको क्लियर हो गई है, तो मैं आगे चलता हूँ। ये रिकैप ही समझ लें, अभी कोई नई बात नहीं पड़ी। आपको समझ में आई है बात? मुझे एक मैसेज कर दें, मुझे पता चल जाएगा बस। हाँ जी, हसीब के अलावा बाकी को समझ में आई है? ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, जज़ाक। ठीक है, योला जी सर आ रही है। आ रही है बट ठीक है, मैं चलता हूँ उस पे। ठीक है। तो मैं बता रहा था कि कहाँ से बस मैं कंफर्म था। अब कहाँ से? अब मुझे ये बार बार ये बात बताने का कोई इम्पोर्टेंट है। मैंने कह दिया कि ये निकला हुआ हर अल्फाज वो एमसीक्यू, बस यही समझ लें। मुझे एमसीक्यू सर समझ में। प्लीज अपनी आवाज क्लियर कर लें, वो थोड़ी सी वो गड़बड़ हो गई है, पता नहीं आप शायद माइक का कोई प्रॉब्लम है। मेरी आवाज गड़बड़ हो रही है? ये एक मिनट, कौन बोल रहा है ये दरम्यान में? ये यार, ये इतना ना भाई, ये थोड़ी सी अपने मेहरबानी अपने कर माइक दी। कर यही शायद हो। मैंने अब इनको म्यूट कर दिया है बस। हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर है सबको? जी सर। मेरी आवाज ठीक है ना? ये उस वजह से डिस्टॉर्शन आ रही थी जिसको कोई बोल रहा था। तो आप जस्ट मैसेज लिखें, बोले नहीं, बस एंड पे बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अपनी इस पे आता हूँ। ये मैं बात बता रहा हूँ कि अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा ये सेशन के अंदर कि जो भी मेरे मुंह से निकलेंगे वो एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज हैं, वो शॉर्ट एंट्रीज के सवाल हैं, बस दैट्स इट। अच्छा जी, अब तो बात हो रही थी उस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और 1949 में पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, वो पास हो जाता है। ओके, हो गया। उसी दिन जब 12 मार्च को ये पास होता है, उसी दिन तो वो जो असेंबली होती है वो कहती है कि आप कुछ कमेटीज बनाएं। और कमेटीज का क्या काम होगा? कमेटी का क्या मतलब होता है? कमेटी उसी जो इसमें 79 लोग हैं ना, उसी के कुछ लोग, फॉर एग्जांपल 5 लोग हैं, इनकी एक कमेटी बना दी, 7 लोगों की कमेटी बना। स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह कमेटी होती है सर्टेन टास्क के लिए, 8 लोगों की, एक 10 की कमेटी बना दी। आप ये फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे आइन में वो क्या होंगे, वो आप इसको कंपाइल करें, उसके लिए सोचें क्या होने चाहिए। आप जी माइनॉरिटी राइट्स को देखें, आप ये खवातीन के राइट्स को देखें, आप ये रिप्रेजेंटेशन को देखें कि कितनी रिप्रेजेंटेशन की स्विंग हो रही है। डिफरेंट कमेटीज बना दी। उसमें एक सबसे बड़ी जो कमेटी थी जिसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, जिसको उर्दू में कहते हैं बुनियादी उसूलों वाली कमेटी। ठीक है, वो बनाई गई और उसको कहा गया कि आप जो ना, आप एक बड़ी कमेटी हैं, आप अपनी तजावीज दें। और इसका जो बुनियादी काम था, ये रिप्रेजेंटेशन को इसने डील करना था कि किसको कितना रिप्रेजेंटेशन देनी है, और साथ लैंग्वेज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। कौन है माइक वाला? मैं बंद सुना, बंद होगा, ठीक है। अच्छा, तो किसको कितनी देंगे? तो बीपीसी जो है ना, इसकी पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की 1950 के अंदर। अब इस रिपोर्ट में क्या तजावीज थी वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो आप डॉक्यूमेंट जो शेयर करूंगा ना, आपने खुद पढ़नी है। ठीक है, लंबी चौड़ी है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि जनाब इसके अंदर इतनी सीटें होंगी, इसमें इतनी होंगी, लैंग्वेज बंगाली होगी, जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का ये होना जरूरी होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी बात है ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये पढ़ लीजिएगा आपसे रेलेवेंट नहीं है ये इतनी ज्यादा। तो बीपीसी की 51 में पहली रिपोर्ट आई, उसके बाद बीपीसी जो है ना उसने इस पे कंसेंसस नहीं हो सका। किसका कंसेंसस? ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का। ठीक है, आपका जो मुल्क है ना, वतन अजीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक अलग जल्दी बता देता हूँ। ये मुल्क जब ऐसे आजाद हुआ ना, ये फॉर एग्जाम्पल अजीब सा नक्शा, लेकिन समझ जाए ये पाकिस्तान ही है। ये दरमियान में आपका हमसाया मुल्क भारत था, यहाँ पे एक और भी था। तो ये अगर आप देखें ना, तो ये जो हिस्सा था ना, ये ईस्ट पाकिस्तान। मैप कभी मैप इस तरह बनाए, जब भी आपके सामने मैप आए ना, तो ये ऐसे क्रॉस लगा के ऊपर नॉर्थ लिख लें, नीचे साउथ लिख लें, लेफ्ट साइड वेस्ट लिख लें, इस साइड ईस्ट लिख लें। हमेशा नक्शा इस तरह बनाए, जब भी नक्शा आए ये बना लें, जब भी नक्शा आए ये बना लें, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और उसके बाद
तैयार खान साहब जो है ना बाइक खोल के बैठे। अच्छा जी, ऊपर नॉर्थ बना लें, नीचे साउथ बना लें, इस साइड पे वेस्ट कर दें, इस साइड पे ईस्ट कर दें, ठीक हो गया। ये चीज हो गई। अब ये तो बना लिया आपने, फिर देखें वेस्ट, ये जो है इस वजह से इसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। आप नक्शे में देखें ना, ये किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट पाकिस्तान। खैर इन दोनों में आपस में रिप्रेजेंटेशन के इशूज थे। वेस्ट पाकिस्तान जो था, जो आज का बांग्लादेश है, इसकी आबादी ज्यादा थी, और ये कहता था कि आपने सीट्स देनी है तो आबादी की बेस पे देनी है। वेस्ट पाकिस्तान चूंकि इसके यूनिट्स ज्यादा थे, कौन से यूनिट्स थे, सिंध सूबा था अलग, अब पंजाब, अब ये पंजाब जो था ना, ये भी आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे पंजाब है, इसको वेस्ट पंजाब कहते हैं, क्योंकि पंजाब पूरा ऐसे बड़ा पंजाब था, इंडियन पंजाब भी था, उसको ईस्ट पंजाब कहते हैं, तो इसको उस वक्त का नाम वेस्ट पंजाब है, बाद में पंजाब ही रख दिया गया, तो इस वजह से वैसे वही नक्शा। तो ये शो अब आबादी का इशू था। रिप्रेजेंटेशन किसी, ये कहता है मेरे यूनिट ज्यादा हैं, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, सिंध मेरा यूनिट है, वेस्ट पंजाब मेरा यूनिट है, इसके अलावा केपी जो है ना, ये मेरा यूनिट है। और बलोचिस्तान उस वक्त सूबा नहीं था, याद रखिएगा, बलोचिस्तान जो सूबा है ये 1970 में बना है, इससे पहले ये सूबा प्रॉपरली नहीं था, ठीक है। सिंध था, पंजाब था, केपी था, ठीक हो गया। और ये बाकी स्टेट सारा वो भी हैं, ठीक हो गया। तो अब ये कहता है मेरे पास ये यूनिट्स हैं, और ये कहता है मेरे पास बंगाल, इसको ये जो बंगाल है ना, ये याद रखिएगा, ये जो है ना, ये उस वक्त का वेस्ट बंगाल है। इस साइड पे जो बंगाल था, ये इधर आ गया था, ईस्ट वाला उसमें चला गया था, इंडिया में चला गया था, ठीक हो गया। बल्कि नहीं, ये ईस्ट वाला जो था ना, ये था वेस्ट वाला उनके पास चला गया था, ईस्ट बंगाल था ये वेस्ट है, ये खैर मैं देख लूंगा, ये ईस्ट बंगाल है मेरे ख्याल से। ये उस वक्त से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1905 में, तो यही यही वाला हिस्सा जो था ना, उसको उन्होंने अलग किया था, अलग सूबा बनाया था, जिस पर बड़ा कांग्रेस ने फिर शोर मचाया था, और फिर वो पार्टीशन को एनलमेंट किया गया था। तो वो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ेंगे तो वो कहानी आपको मैं सुनाऊंगा कि कैसे कैसे वो मामला उसमें होते रहे, ठीक हो गया। लेकिन वो हमारा उसमें दूसरी कहानी है। तो खैर बात हो रही थी कि इस तरह के इशूज थे, ये कहता है मुझे आबादी की बेस पे हिस्सा दो, ये कहता है मुझे यूनिट्स की बेस पे हिस्सा दो। तो आपस में टसल, इस इशू को रिजॉल्व नहीं सका। इस पर सान कहता था कि उर्दू जो नेशनल लैंग्वेज होगी, कायद साहब ईस्ट पाकिस्तान से थे, सिंध से थे, क्योंकि वो कराची से, वो कहते हैं नहीं, ये जो है ना वो उर्दू ही जबान होगी। वेस्ट पॉइंट कहते हैं नहीं, बंगाली होगी, आबादी इनके ज्यादा है, और इनकी जो आबादी थी उस वक्त के पाकिस्तान के 55% थी, और जो इसका एरिया था वो तकरीबन 15% था। ये कहता है कि एरिया के हिसाब से सीटें दो, ये कहता है आबादी के हिसाब से दो। तो मीन्स एक डिबेट शुरू हो गई, एक कंसेंसस शुरू, मामला शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान के लिए ये डिबेट पहले नहीं थी, ये डिबेट जो है ना, आप तारीख पढ़ें तो 1776 में, 4 जुलाई 1766 में जनाब जो है ना, अमेरिका बरतानिया से आज़ादी हासिल करता है, 4 जुलाई को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। उस वक्त जब अमेरिका बना था ना, यूएसए, मैं टॉपिक से डेविएट कर रहा हूँ लेकिन रिलेवेंट बातें सारी बता रहा हूँ आपको। यूएसए जिसकी 50 स्टेट हैं, ये शुरू में 50 स्टेट्स नहीं थी, शुरू में ये 13 स्टेट्स थी, 13। फिर बाद में स्टेट्स ऐड होती गई, उस वक्त ये कन्फेडरेशन थी, बाद में फिर ये फेडरेशन बन गई। खैर ये उसकी बात है कि उसके भी ऐसे इश्यूज थे, उन्होंने फिर इसको, उसकी पूरी एक स्ट्रगल है, उसके बाद उनका आयन बनता है 1789 में। फिर वो कहते हैं कि कौन सी छोटी स्टेट को ज्यादा हिस्सा देना है, बड़ी को देना है, उसके बड़े कॉम्प्रोमाइजेज हैं। ये इंशाल्लाह हम फिर किसी डिटेल में आपको बता दूंगा, ये यूएस हिस्ट्री में आ जाता है ये। लेकिन बात ये है कि जो बताने वाली बात है वो ये है कि 1776 से लेकर 1789 से ये जो उन्होंने स्ट्रगल की थी, बहुत कुछ उन्होंने काम किया था। हमें चाहिए था कि हम इसको जरा देखें, लेकिन हमें कहाँ फुर्सत के हम इसको देखते हैं। हमें तो कुर्सी की थी कि मुझे कुर्सी मिल जाए और उसको कुर्सी मिल जाए, उन कुर्सी के चक्कर में हमने ये क्यों करना था। ये कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका इन शॉर्ट 50 में। ये ठीक पहली रिपोर्ट, ये लियाकत अली खान साहब की क्यादत में आई थी। और फिर क्या होता है, 16 अक्टूबर 1951 को जनाब लियाकत अली खान साहब को, लियाकत अली खान जिनको शहीद मिल्लत भी कहा जाता है, उनको शहीद कर दिया गया, कंपनी बाग में शहीद किया गया, जिसका नया नाम लियाकत बाग है, ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह ये 24 अक्टूबर को, और 27 जो अक्टूबर है, 27 दिसंबर है, अगर नहीं दिसंबर है, जो बीबी हैं 2007 में जिनको शहीद किया गया, वो भी लियाकत बाग में ही उनकी शहादत हुई है। और इनको जिसने शहीद किया था, उस बंदे का नाम था सईद अकबर, याद रखिएगा। और उस सईद अकबर जिस बंदे ने गोली मारी थी, उसको एक सब इंस्पेक्टर था, उसका पता नहीं क्या नाम है, वो भी एमसीक्यू में आता है, वो देखना पड़ेगा, उसने इसको गोली मार दी थी। तो इस वजह से ट्रेस नहीं कर सके हम कि क्यों इसने इसको मारी है, इसने इसको गोली मारी, क्यों ऐसे हुआ। तो इसको लियाकत मिस्ट्री के नाम से याद किया जाता है, और ये आज तक मसला हल नहीं हो सका। ठीक है, अब इसमें कौन इन्वॉल्व था,
मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों की राय है। खैर, वो ऐसी बात है। 50 में रिपोर्ट लेकर आए थे, फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट 1952 में आई, लियाकत अली खान की शहादत के बाद। उसमें भी कंसेंसस नहीं हो सका। फिर 1953 में तीसरी रिपोर्ट आई, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है ना मोहम्मद अली बोगरा लेकर आए थे 1953 में। इसको बोगरा रिपोर्ट भी कहा था। बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। इसके अंदर कंसेंसस जो है ना बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। तो मैं किसी क्लास में ये आपको ये बताऊंगा कि बोगरा रिपोर्ट थी क्या। अक्सर इंटरव्यूज में पूछते हैं कि बोगरा फार्मूला क्या है और ये क्यों था, क्या था। तो हमने क्या किया होता है, हमने वो 3 पॉइंट तो रटे होते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता होता। कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये थी क्या, ये कोई गाली कह रहा हूँ, ये कोई गाजर थी, मूली थी, क्या थी, ये नहीं पता होता, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता। तो कॉन्टेक्स्ट आपने समझ लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये चीज आई थी। खैर, बोगरा फार्मूला, वो रिपोर्ट मैं किसी दिन बताऊंगा कि उसकी टोटल उसने उसने कहा 175 सीटें होंगी, एक वेस्ट पाकिस्तान में होंगी, ईस्ट पाकिस्तान में होगी। इंशाल्लाह हम किसी दिन कवर करेंगे। खैर, ये उसके बाद ये इस पे कंसेंसस हो गया था, जो कि 1953 में आई थी। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उसके बाद जनाब ये कल वाली बातें ही हैं। उसके बाद क्या होता है कि 24 अक्टूबर 1954 को उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उसके पास इख्तियारात थे। और ये इख्तियारात को कहाँ से ड्रा करा था, 1935 का जो एक्ट था, जो कि गोरे ने दिया था, इसमें ये मेंशन था कि जो गवर्नर जनरल होगा रियासत का, वो किसी भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। गोरे ने तो अपने लिए बनाया था ना वो आयन, क्योंकि उसने तो रूलर थे ना, वो कोई सर्वेंट तो नहीं थे यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे हमने भी वो इसी को क्यों चूंकि एक्सरसाइज किया, उस लेगेसी को, जो कॉलोनियल मेंटेलिटी थी उसको कंटिन्यू किया और असेंबली को डिसॉल्व कर दी। फिर असेंबली नई बनी 1955 में, पीछे कल वाली बातें हैं। असेंबली 55 में नई बनती है, उसकी तादाद आपको बता दी थी। उसकी जो दूसरी असेंबली उसकी तादाद 80 थी, 40 उसमें ईस्ट पाकिस्तान थे, 40 वेस्ट, हो चुकी बात। फिर 56 में हमारा जैसे कैसे हमारा जनाब आयन बन गया। अब ये आयन क्या था, इस आयन के कुछ फीचर्स हैं, ये खैर बुनियादी तौर पर आपको बता देता हूँ। तो उसने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। दो मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फर्क इनमें क्या होता है, फर्क ये होता है कि आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको सिंपल ये देखें कि इसमें जो ज्यादा इख्तियार होते हैं ना वो पीएम के पास होते हैं, और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ठीक है। फिर इसमें और छोटे मोटे और बहुत सारे फर्क हैं कि जो पीएम होता है ना, ये लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, इसको नेशनल असेंबली मुंतखब करती है और ये खुद एमएनए होता है। सदारती में ऐसा नहीं होता। सदारती में लोग क्या करते हैं, या सदर को डायरेक्ट वोट करते हैं या एक इलेक्टोरल बॉडी को लोग मुंतखब करते हैं और वो जनाब सदर को मुंतखब करता है। ये जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। खैर, आप ये ध्यान में रखेंगे भी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। जो है ना उर्दू और कौन सी थी वो जो बंगाली थी, उन दोनों को इसमें नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर लिया गया। शुरू में कहा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बाद में कर लिया गया। ठीक हो गया 1956। उसके अंदर जनाब, इसके अंदर ये होगा कि और बहुत सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट था। अब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बाकायदा एक असेंबली ने पास किया था और कोडिफाइड था, लिखा हुआ कन्वेंशन पे बेस्ड नहीं था। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। याद रख लीजिए कि यूके जो है ना, दैट इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई रिटर्न प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन एक फुली एक कोडिफाइड डॉक्यूमेंट की फॉर्म है। यूके का फॉर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न है, पाकिस्तान का रिटर्न है, इंडिया का रिटर्न है, ये सारे रिटर्न का मतलब ये होता है कि बाकायदा किसी असेंबली ने उसको पास किया। खैर, ये 1956 में हो गया आयन। इसकी ये कुछ खसूसियात थी, ये बाकी किताबों में आप पढ़ लेंगे, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आपने जो पढ़ लेनी है। ठीक है, इसकी तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। 56 का आयन आ गया। अब उसमें वो तो चले हो गया। अब उसके बाद होता क्या है, वो आयन तो आ गया। अब हमने जनाब क्या किया, बड़ी मुश्किल से कुफर टूटा, खुदा खुदा करके आखिर 1956 का आयन जनाब हम लेने में कामयाब हो गया। ठीक हो गया। उस आयन को 23 मार्च 1956 को नाफिज कर दिया गया। इसको अंग्रेजी में कहता है इन्फोर्स्ड। ठीक हो गया। क्योंकि आयन, याद रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको उसका लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वो किस तरह है। सबसे पहले वो बिल होता है। ठीक है, ये खैर बहुत लंबा वर्सी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये पूरा तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस में डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको जल्दी बताता हूँ। बिल होता है, वो नेशनल असेंबली में जाता है। नेशनल असेंबली उसको पास करती है। वही बिल, अच्छा, वही बिल क्या होता है, सेनेट में पास होता है। नेशनल असेंबली होता है, उसके बाद सेनेट में जाता है।
सेनेट के बाद वही बिल सदर के पास जाता है, जब सदर साइन करता है तो वो बिल पास हो जाता है, दैट बिल बिकम्स द एक्ट। ठीक है। आयन का भी यही पास होने का प्रोसीजर है, लेकिन आयन में उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें मेजोरिटी ज्यादा चाहिए थी, आम बिल के लिए 50% से ज्यादा वोट्स होने चाहिए। तो ये एक्ट बन जाता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद जब बन तो इन्फोर्स होता है। इन्फोर्स मतलब लागू कब से होगा। जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है वो समझते हैं कि दैट वुड बी इन्फोर्स्ड विद WEF लिखा होता है, विद इफेक्ट फ्रॉम, किस डेट से वो लागू होगा। तो खैर ये वो तो 23 मार्च से लागू हो गया। अब ये तो आयन बना दिया गया, ठीक हो गया। होता क्या है, होता ये है कि जनाब सिकंदर मिर्जा जो है ना, हमारे हमारे जो, ये खैर अलग से मैं बता दूं, पहले जो हमारे सदर पाकिस्तान थे ना, पहले पहले सदर वो थे जनाब, क्या थे, सिकंदर मिर्जा। इससे पहले सदर का ओहदा था ही नहीं। ये जब पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, 47 में हमने कौन सा एक्ट फॉलो किया, 1935 का एक्ट फॉलो किया। उसके अंदर गवर्नर जनरल का नाम था, सदर नामी कोई चीज नहीं होती थी। ठीक हो गया। और वो था, ठीक है। पहले इस वजह से जो पहला गवर्नर जनरल थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद जो दूसरे हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे जनाब गुलाम मोहम्मद, जिसने जो जमहूरियत का कातिल भी है। ये आपको जमहूरियत का कातिल कह रहा हूँ, किसी को इंटरव्यू में नहीं कह देना, ठीक है ना ये ये आप वैसे आपको फ्रैंकली कह रहा हूँ। ठीक है। तो क्योंकि हर किसी को तो हम उस तरह नहीं कह सकते ना, आप पढ़े हुए हैं पाक स्टडीज को जिस हिसाब से पढ़ी है वो ये बातें हम आपस में कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं इंशाल्लाह जब आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यूज में रिटर्न में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यूज को कैसे देना है, और उसमें कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। पता भी हो फिर भी नहीं करनी, ठीक है। वो फिर कुछ बातें होती हैं, वो फिर आप बाद में आपको बताएंगे। अभी आप समझ लें। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे। गुलाम मोहम्मद के बाद जनाब जो हमारे एक तीसरा गवर्नर और भी है, बल्कि पहला थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। तीसरे गुलाम मोहम्मद थे, ठीक है। ख्वाजा नाजमुद्दीन भी हैं। ख्वाजा नाजमुद्दीन हमारे दूसरे PM भी हैं और दूसरे गवर्नर जनरल भी हैं, ख्वाजा नाजमुद्दीन। इसको मैं कहता हूँ 2 नंबर। वैसे भी इसकी किरदार भी 2 नंबर ही था, ठीक है। किसी को कह नहीं देना, आपस की बात है। तो मैं अगर किसी को इसमें कोई पर्सनली अगर किसी को कह रहा हूँ तो वो आपने उसको हजम कर देना है, उसको बस ये आपने समझ लेना है, बस वो नहीं है उस तरह का, ठीक है। खैर ये PM थे। दूसरे याद रखने के लिए ना, दूसरे PM भी थे और दूसरे गवर्नर जनरल भी थे। तो 2 नंबर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। रटने में क्या जाता है, रट लें, ठीक है। आपस में बड़े बंदे चीजें इस तरह रटी होती है। 2 नंबर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी है, दूसरा गवर्नर जनरल भी है। खैर ये तो हो गया। तीसरा ये है गुलाम मोहम्मद है, और चौथा जो है ना सिकंदर मिर्जा। अब ये सिकंदर मिर्जा, जो सिकंदर मिर्जा था, ये क्या करते हैं। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे ना, इन्होंने ना, ये कहते हैं ये अयूब खान साहब उस वक्त होते हैं पाकिस्तान के, उस वक्त उसको कहते हैं क्या नाम था उनका, अब तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं ना, उस वक्त इनका एक और नाम होता था चीफ, पता नहीं क्या था वो, था कोई वर्ड है। अगर किसी को पता है तो मुझे चैट में बता दे। हाँ, CNC, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हसीब ने बता दिया, CNC, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ इनको कहते थे। तो ये कमांडर इन चीफ तो उस वक्त के, तो लियाकत अली खान ये जो सिकंदर मिर्जा थे ना, इन्होंने कहा यार ऐसे है, इसको मैं ले आता हूँ। इन्होंने इसको बना दिया जनाब डिफेंस मिनिस्टर। अब आप हालत देखें, एक सरकारी मुलाजिम को आप एक वो ओहदा दे रहे हैं जो उसका काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपने उसको इनवाइट किया, आए जी आप भी पावर एंजॉय करें। तो जब उसने पावर एंजॉय किया ना, तो उसने कहा ठीक हो गया, ये तो बड़ी मजे की सीट है, बड़ा मजा आएगा। उस वो क्या कहता है कि जनाब वो इसको कहता है क्या नाम है इसको कन्विंस करने लग जाता है कि यार ये तो मैं अच्छा चला रहा हूँ, ये वो। तो सिकंदर मिर्जा उसकी शख्सियत से मुतासर था। सिकंदर मिर्जा कहते हैं ऐसे है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जब ये 1900, सिकंदर मिर्जा था गवर्नर जनरल, जब 1956 का आयन पास होता है ना, तो गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सदर में। तो ये सदर बन जाता है, इसी वजह से सिकंदर मिर्जा हमारा पहला सदर है। असल में था ये गवर्नर जनरल, लेकिन 1956 के आयन आने की वजह से वो ओहदा क्यों खत्म हो गया, सदर बन गया, तो ये सदर बन जाता है। खैर ये तो बात होगी। उसके बाद आ गया ये 1956 में, तो ये सदर बन गया। अब इसको जनाब अयूब खान साहब ने कहा कि ठीक है जी, अयूब खान साहब आ गए। और इसने कहा कि अयूब खान बड़ा अच्छा चला रहा है सिकंदर मिर्जा। इसने इसको अयूब को कहा कि यार इस तरह है कि मैं जो है ना वो सदर बना रहूंगा, आप इसको टेक ओवर कर लें। तो वो क्या करता है, जो सिकंदर मिर्जा, सदर कहता है ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास
था। और सिकंदर मिर्जा जो है ना, ये 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ लगा देता है। अब सवाल ये अक्सर पेपरों में आता है कि मार्शल लॉ किसने लगाया? अयूब खान ने लगाया, पहले ऑप्शन पे अयूब खान ने। तो याद रखिए, अयूब खान ने नहीं लगाया, सिकंदर मिर्जा ने लगाया। खैर, ये 7 अक्टूबर को उसको लगा देता है। और फिर क्या होता है, 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर होता है, ये जो है ना, अयूब खान जब आपका वो कहता है छोड़ो आप सदर, मैं बनता हूँ सदर। जब ये सदर बनता है उसको कहता है कि आप ना मेहरबानी करें, और इसको फिर प्रेशराइज करता है और इसको मुल्क बदर कर देता है। मुल्क बदर, आप जैसा करेंगे वैसे ही होगा। आप किसी का घर उजाड़ के अपना घर नहीं बना सकते। ये नेचुरल सी चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसने किया। और क्या सराही है, कहा जाता है, कुछ कहते हैं नहीं, ये बेचारा बाहर चला गया, ये कोई उसमें बर्तानिया में चला जाता है। और उधर ये किताबों में कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन अथेंटिसिटी के बारे में नहीं कह सकता, कि ये बेचारा वहां पे किसी होटल में आखिरी उम्र में बर्तन धोता था और वहीं से ही मर गया। और इस ये दफन भी बाहर ही है, सिकंदर मिर्जा। इसको अपनी जो है ना कब्र भी नहीं मिली अपने मुल्क में, इसने काम ही ऐसा किया। खैर जो भी है, ये बातें करने वाली नहीं है, आपने की नहीं करनी। तारीख यही है, मैंने तो डिफरेंट किताबें पढ़ी हैं तो मुझे पता है तारीख का। तो ये आपने फैक्ट्स देखने हैं। तो खैर ये सदर बन जाता है अयूब खान। अयूब खान कहता है ठीक हो गया। अब ये जब मार्शल लॉ लगता है ना, तो ये अयूब खान साहब आते हैं और जो मार्शल लॉ लगता है तो ठीक हो गया। ये आयन तो वैसे भी जो 1956 में आया था, तो ये सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ये मार्शल लॉ के टाइम ही इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ये टेक ओवर कर लेते हैं और फिर कहते हैं अयूब खान साहब, ये जो आपका आयन था ना 56 का, ये फजूल आयन था। ये कौन सा आयन था? मैं आयन लेकर आऊंगा आपके लिए, अपना प्यारा प्यारा आयन लेकर आऊंगा। और वो जनाब मैं अपनी मर्जी से बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ना कि कैसा आयन होना चाहिए। ये लोगों ने जो बनाया है ये तो सही नहीं बनाया, इनको तो पता ही नहीं है, मैं तो बड़ी चीज हूँ। तो वो जनाब आयन लेकर आ जाता है। और वो आयन के लिए क्या करता है वो आयन के लिए ये करता है। और यहाँ एक और बात यहाँ पे बतानी रह गई, कि याद रखिएगा कि ये जो आयन था ना 56 वाला, ये 23 मार्च 1956 को इंडोर्स हुआ था। इससे पहले, और इसी दिन को रिपब्लिक डे के नाम से भी याद किया जाता है। रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? दुनिया में रिपब्लिक खास एक स्टेट को कहा जाता है। रिपब्लिक किस स्टेट को कहा जाता है? तो वैसे आपसे पूछ लेते हैं, रिपब्लिक कौन सी रियासत होती है, किसी को पता है? व्हाट इज रिपब्लिक? जल्दी से चैट में लिखा, नहीं तो मैं फिर आगे चलता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि आपने कुछ पढ़ा हुआ भी है कि नहीं। व्हाट इज रिपब्लिक? चैट में लिखें, जरा जल्दी करें। बाकी किसी को पता है तो बताएं। गवर्नमेंट बाय द पीपल? नहीं जी। और कोई ये सवाल पूछते हैं इंटरव्यूज में? पावर्ड बाय पीपल? नो। बताएं जी। हवाई फायरिंग कर रहे हैं ना सारे, डूज 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 डूज, कहीं तो लगेगी जाके चैलेंज मैं किस लिए हूँ भाई? मैं बताने के लिए हूँ। रिपब्लिक बेटा उस रियासत को कहते हैं, बेटा कहने पे जो है ना महसूस नहीं कर लेना, मेरी उम्र शायद आप सबसे कम होगी, लेकिन क्योंकि अब बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बेटा 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 करके ना आदत बन जाती है। ठीक है, तो मैं एडमाइंड करना। सिलेक्टेड गवर्नमेंट, नो, ऐसा नहीं होता। बेटा फिर कह रहा हूँ, कोई नहीं, आप समझ जाते हैं, बस मेरे भाई हैं सारे आप। तो जो होता है ना रिपब्लिक, रिपब्लिक ये होता है, नो, किसी का भी आंसर दुरुस्त नहीं है। देखिए ना, ये बुनियादी सवाल। रिपब्लिक उस रियासत को कहा जाता है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज इलेक्टेड। जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है उसको रिपब्लिक कहते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो 1935 का एक्ट था, उसमें जो एक होता था गवर्नर जनरल, जिसको वायसराय भी कहते थे, वो खास एक सूबे के लिए गवर्नर करता था। ये जो गवर्नर जनरल होता था, जिसको यहाँ की जो किंग है वो नामजद करता था, क्या ये इलेक्टेड होता था? इसको कोई इलेक्ट करता था या नॉमिनेटेड होता था? क्या लगता है आपको, क्या होता था ये? इलेक्टेड होता था या नॉमिनेटेड होता था? नॉमिनेटेड होता था। नॉमिनेटेड। यस, इलेक्टेड नहीं होता था। और कायद साहब हमारे जो फाउंडर पाकिस्तान थे, वो गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उनको असेंबली ने तो नहीं मुंतखब किया था, वो भी जो है ना ऐसे ही थे। ठीक हो गया, वो भी सिलेक्टेड थे।
मतलब इस तरह थे। तो खैर ये इलेक्टेड थे, ये सारे जितने भी हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं ये कोई इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है, ये आ गए। अब 1956 में क्या हुआ, 1956 में जब आयन होता है, उस आयन के तहत जो हमारे उस वक्त के सिकंदर मिर्जा साहब थे, सिकंदर मिर्जा को असेंबली बाज़ाब्ता क्या करती है, इलेक्ट करती है, और वो बन जाते हैं इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। और उस दिन कहा जाता है कि हेड ऑफ स्टेट दैट वुड बी द प्रेसिडेंट, और वो इलेक्टेड थे। और उस दिन से हमारी रियासत को रिपब्लिक कहा जाता है, और आज भी 23 मार्च को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक हो गया ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है, यही वजह है कि आज भी गवर्नमेंट इलेक्टेड होती है। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये इलेक्टेड इलेक्टेड, वैसे किसी सियासतदान को सिलेक्टेड कहना, ये उसको गाली देना के मुतरद्दिद होता है। इसी वजह से पिछले जो पीएम साहब थे उनको जब इलेक्टेड सिलेक्टेड कहती थी पीपल्स पार्टी, तो वो फिर माइंड करते थे, ठीक है। लेकिन पहली दफा जब सिलेक्टेड कहा गया था तो उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली में तालियां बजाई थी। ये भी एक हैरान कुन बात है, तो उसको पता नहीं था ना कि है क्या। बाद में उसको किसी ने बताया कि ये तो गाली होती है। खैर, वो हमारी डिबेट नहीं है। तो बात यह है कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड में क्या डिफरेंस है। देखिए ना, इलेक्टेड सिलेक्टेड में फर्क है ना। सिलेक्टेड क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर, उसका कभी सुना इलेक्शन हुआ है, उसको किसी ने मुंतखब किया है? होता है? बताएं जरा। गवर्नर किसी सूबे का, उसका इलेक्शन होता है? नहीं होता। उसको सदर नॉमिनेट करता है, वो नॉमिनेटेड होता है। सदर कहता है सदर प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से कहता है, प्राइम मिनिस्टर कि यार इसको बना दें जी, तो वो नॉमिनेटेड होता है, उसको कहते हैं सिलेक्टेड। इलेक्टेड क्या होता है, जिसको इलेक्ट किया गया। जिस तरह पीएम है, पीएम को आप एमएनएस बनाते हैं, एमएनएस फिर क्या करते हैं, पीएम को मुंतखब करते हैं। इसी तरह सूबाई असेंबली की आप एमपीएस बनाते हैं, और एमपीएस उसके चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। और फिर जो कैबिनेट होती है वो भी इलेक्टेड नहीं होती। अब कैबिनेट, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं क्या करूं, मैं कहूँ इसको जी मेरा वजीर लगाओ। खान साहब बने थे तो इसको वजीर लगाओ, इसको वजीर बनाओ, तो जिसको वो उसका इख्तियार होता है अपनी काबीना का, तो उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो सिलेक्टेड होती है। तो ये बुनियादी फर्क है। खैर, हमारी ये डिबेट नहीं है। 1956 में खैर आइन वो बर्खास्त हो गया। फिर आए गए विजनरी जनाब अयूब खान साहब, उन्होंने कहा जी मैं, ये रिपब्लिक वाली बात मैंने आपको बता दी है, ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि अयूब खान साहब ने ना एक आईनी कमीशन बनाया। आईनी कमीशन बनाया, कब बनाया? 17 फरवरी को, 17 फरवरी 1960 को बनाया। एक आईनी कमीशन बनाया जिसका जो हेड बनाया वो उस वक्त के चीफ जस्टिस से जस्टिस शहाबुद्दीन, जस्टिस शहाबुद्दीन। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? अब्दुल राशिद साहब थे, जिन्होंने हलफ लिया था काज से। ये दूसरे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। तो ये 1970 में इन्होंने कमीशन बनाया। उस कमीशन का क्या काम था कि आप ना हमें तजावीज दें कि हमारा आयन कैसा होना चाहिए। इन्होंने खैर बड़ा काम किया, और उसमें बड़ी इन्होंने इसमें बड़ी एफर्ट की, और बड़े काबिल बंदे थे, कोई शक नहीं। इन्होंने जनाब 29 अप्रैल 1961 को एक रिपोर्ट दी। किसको? उसको, अयूब खान साहब, कि यार ये जो है ना, मैंने आयन बना दिया है, इस तरह का आयन होना चाहिए, ठीक हो गया। और इसमें उन्होंने बात की थी कि ये होना चाहिए उसे। तो ये बड़ी फाइनेस्ट रिपोर्ट थी, बेहतरीन रिपोर्ट थी। लेकिन जो थे ना अयूब खान साहब, क्या शहाबुद्दीन को सर क्या बनाया, शहाबुद्दीन जो थे ना, शहाबुद्दीन को उस आईनी कमीशन का हेड बनाया। वो आईनी कमीशन जिसने आयन बनाना था, ठीक हो गया। अब ये इसने जनाब रिपोर्ट दी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन अयूब खान को रिपोर्ट पसंद नहीं। उसने अपनी मर्जी की इसमें चीजें डलवा के और कहा कि ये शहाबुद्दीन वाली रिपोर्ट है, लेकिन ऐसा था नहीं, वो एक धूल झोंका गया लोगों की या आवाम की, या जिसके आंखों में भी। अपना एक मर्जी का जनाब एक आयन लेकर आ गए, और वो इस रिपोर्ट में कुछ चीजें आगे पीछे करवा के, और वो जनाब वही आयन 8 जून 1962 को जनाब इन्होंने लागू कर दिया, 1962 को। और ये हमारा दूसरा आयन था, और इसको फर्द वाहिद का आयन भी कहा जाता है। इसके अंदर जितने भी इख्तियारात हैं उसका सरचश्मा अवाम नहीं थी, सदर था। और स्कॉलर्स ने इसको फैसलाबाद का घंटा घर कहा। अब मैं तो फैसलाबाद नहीं गया, लेकिन सुना है फैसलाबाद में कोई घंटा घर है। आप जहां से भी जाएं, कुछ 100 रास्ते हैं जो जिधर भी जाएं तो आप जाते हुए हैं। तो इसने भी खैर जो घंटा घर था उसकी जगह इसने आपने अपने आप उठा दिया।
इसने कहा ये काम भी होगा तो आखिर सदर अप्रूवल देगा, ये होगा तो भी सदर अप्रूवल। तो इसने फर्द वाहिद का वो आयन बनाया। और इसके अंदर उसने जो कुछ बुनियादी बातें वो मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया कि पहला पार्लियामेंट्री था, इसमें प्रेसिडेंशियल बता दिया। उसने कहा इसके तहत जनाब यहाँ पे इसमें इलेक्शंस होंगे, ये होगा वो होगा। ठीक हो, अब इसके कुछ बुनियादी बुनियादी बातें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेवेंट में आपको वो बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल था, ये बता दिया। उसके बाद ये तो हो गया। इसमें जो सदारती जो इसमें मतलब पीएम का ओहदा नहीं था, यहाँ पे इख्तियारात किसके पास है, सदर के पास। अब सदर को कैसे इंतखाब, इसने उसके अंदर एक जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी मेथड। बेसिक डेमोक्रेसी मेथड, ये इसने जनाब, ये वैसे उस आयन के अंदर बाकायदा शक्ल दी थी, लेकिन ये तकरीबन उसने इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी थी 1960 से। इस वजह से इसको 1960 के नाम से याद किया जाता है कि बेसिक डेमोक्रेसी का एक सिस्टम लेकर आए। बेसिक डेमोक्रेसी में क्या था, बेसिक डेमोक्रेसी में था कि उसने ये कहा कि होगा ऐसे कि ये है जनाब कीड़े मकोड़े, ये हैं कीड़े मकोड़े, सॉरी सॉरी अवाम 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 अवाम, ये है अवाम। ये क्या करेंगे, एक 80,000 का एक इलेक्टोरल कॉलेज, यानी फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ये है, इसको मुंतखब करेंगे, फिर इसको करेंगे, यानी अवाम 80,000 का एक इलेक्टोरल कॉलेज को मुंतखब करेंगे। यानी अवाम जो है ना, आम अवाम 80,000 लोग मुंतखब करेंगे, 40 ईस्ट पाकिस्तान से और 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से। और जब 80,000 का जो ये लोग इलेक्ट कर लेंगे इसको, और ये जो 80,000 होंगे ये क्या करेंगे, ये आपकी नेशनल असेंबली को भी इलेक्ट करेंगे, और आपकी सूबाई असेंबली उसको भी इलेक्ट करेंगे, और यही आपके सदर को भी इलेक्ट करेंगे। तो यही ये बेसिक डेमोक्रेसी का उसने ये मुतारफ करवाया। ठीक हो गया ये। अब ये जो लोग थे, इसने अपने हिसाब से जो लोग मुंतखब करवाए, यहाँ से मैनिपुलेशंस की, और उसके बाद मैनिपुलेशंस करके 80,000 लोग, इसमें मेजोरिटी अपने लोग ही थे, वहां से नेशनल असेंबली बनवाई, प्रोविंशियल असेंबली बनाई, और सदर पाकिस्तान भी यहीं से अब उन्होंने अपने आप को लेजिटिमाइज कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ से तो हो गया। अब इसने ये तो मुंतखब हो गया। अब इसने जो आयन दिया इसके अंदर तो एक तो बेसिक डेमोक्रेसी का मेथड हो गया। उसके अलावा इसने कहा जो सूबाई असेंबली होगी उसमें जनाब टोटल 156 लोग होंगे, जिसमें से 78 जो है ना वो ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, और 78 ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, और बकाया कितने हैं, जो 78 हैं वो किस में से होंगे, वेस्ट पाकिस्तान में से होंगे। ठीक हो गया। और 3 एक्स्ट्रा यहाँ पे विमेन की सीट्स होंगी रिजर्व्ड, और यहाँ पे भी 3 विमेन की रिजर्व सीट्स होंगी। ठीक हो गया। और इसने जनाब ये भी कहा कि सदर जनाब अगर सदर ईस्ट पाकिस्तान से है तो वेस्ट पाकिस्तान से स्पीकर होगा। ठीक है। ये आयन खैर उसने अपने इख्तियारात के हिसाब से बताया। इसी आयन के तहत ही जनाब 1965 में इलेक्शन होता है। ठीक है। खैर मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री है, वो मैं आपको कवर नहीं करा रहा। ठीक है। वो जब हम पाक स्टडीज पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैनिपुलेशन है। खैर 1965 में इलेक्शन होता है, एक मजाक सा इलेक्शन होता है। एक तरफ अयूब खान साहब होते हैं, और दूसरी तरफ कौन होता है, दूसरी तरफ मदर मिल्लत होती हैं फातिमा जिन्नाह। और फातिमा जिन्नाह के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनमें एक शेख मुजीबुर रहमान भी होता है, जिसको हम आज तक गद्दार कहते हैं। लेकिन गद्दार कौन है हमें नहीं पता, हमें किसी ने बताया ही नहीं, और अगर हम बता भी दें तो नहीं बता पाएंगे। खैर जो भी है, ये हमारा ये पॉलिटिकल प्रोसेस में ये कहानियां है। ये पॉलिटिकल जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल पढ़ेंगे, या जो पॉलिटिकल हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको देखेंगे। अभी हमारा आप काम हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न अभी है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। और इस 65 इलेक्शन में इन शॉर्ट अयूब खान साहब जो है ना मैसिव विक्ट्री हासिल करते हैं, और मादर मिलत जिसमें जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये फिर अयूब खान साहब बड़े ताकत में रहते हैं, और अपने आयन भी बना लिया, अपनी मर्जी के इख्तियारात, मर्जी के मैनिपुलेशन, इसकी पूरी एक उनकी तारीख है, उसमें कौन से रिफॉर्म्स हैं क्या है। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। खैर जो उन्होंने आयन बनाया था, और उन्होंने कहा था कि ये आयन जो है ना मैं हमेशा सदियों के लिए बना रहा हूँ। अब इसके खिलाफ एक अयूब के खिलाफ एक बड़ी मैसिव मूवमेंट आती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर धरने शरने होते हैं। और होता यह है कि अयूब खान साहब जनाब 25 मार्च 1969 को अपना ही बना हुआ आयन कहते हैं ये ठीक नहीं है, और उसको बर्खास्त करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और कहते हैं मैं जी जा रहे हूँ, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। और अपने ही बंदे, अपने ही फौज के बंदे जनाब सदर याहिया खान को कहते हैं कि आप चार्ज ले लें। हालांकि उस आयन में कैटेगोरी लिखा हुआ था कि अगर एक प्रेसिडेंट इस्तीफा देगा
तो जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होगा वो बनेगा सदर। ठीक है। तो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर था, उसका परिणाम अभी रिजाइन में नहीं आ रहा, मैं देख लूँ बताऊंगा आपको। वो थे जनाब ईस्ट पाकिस्तान से। तो वेस्ट पाकिस्तान वाले भाई समझते थे कि पूरा पाकिस्तान हमारा है। ईस्ट पाकिस्तान वाले छोटे कद के काले बंगाली, छोटे मोटे, हकारत, ये सारी बातें। ठीक है। तो ये क्यों बनेगा सदर, इसको तो नहीं बनना चाहिए। तो इसने क्या किया, वो सदर ये जनाब इख्तियार जो है ना, वो सदर याह्या खान को सुपुर्द किया। याह्या खान साहब ने कहा जी जी मैं आपको आयन बना के दूंगा, ये वो। ठीक है। खैर, ये आते हैं, ये अपना एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आते हैं 1970 के अंदर। उसके तहत एक TOR सेट होते हैं कि जनाब आयन मेकिंग में ये बातें होंगी, आयन ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा। और उसमें साथ ये भी कहते हैं कि दिसंबर 1970 में इलेक्शन होंगे, और जो पार्टी इलेक्शन जीतेगी उसमें से असेंबली बनेगी, और वो जो असेंबली होगी वो आयन बनाएगी। ये इसका वो था। और ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, इसकी और भी कुछ कंडीशन है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें कहता है कि 313 की उसने एक असेंबली होगी, इसमें 169 ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, 7 इसमें विमेन होंगी। और ये इतनी जरूरी नहीं है, वैसे आपको जल्दी बता रहा हूँ, ये इतनी ज्यादा पूछते नहीं है। 144 जनाब इसमें वेस्ट पाकिस्तान से होंगी, 6 विमेन की होंगी, इस सारा। इसके तहत वो क्या करता है, कहते हैं आयन होगा। और ये उसको आर्जी तौर पे जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 20 दिसंबर, और क्या होता है, 20 दिसंबर 1970 को ये उसको सदर बना देता है याह्या खान साहब। ठीक हो गया कि आप आरजी सदर बने, जब इलेक्शन होगा तो फिर देख लेंगे। और जो ये थे ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ये अयूब खान दौर के उनके डिफेंस मिनिस्टर थे। पहले उनके साथ है, बाद में फिर उनके खिलाफ हो गए, वो एक अलग कहानी है, वो हम पॉलिटिकल स्ट्रगल में देखें। खैर, ये मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं दिसंबर 1970 के अंदर, जिसमें होता क्या है, उस इलेक्शन के अंदर क्या होता है ना, जो रिजल्ट्स समझ रही थी उस वक्त की गवर्नमेंट, रिजल्ट वैसे नहीं आते। रिजल्ट कैसे आते हैं, रिजल्ट थोड़े से डरावने किस्म के आते हैं। ऐसे आते हैं कि जनाब, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख का फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख का फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1970 में होता है, पहला आम इंतखाबात, जो कि मुल्क जो बना 47 में, और उसका पहला इंतखाब 1970 में हो रहा है। तो आप बताएं, फिर ये है जमहूरियत? तो आज जो हम रोते हैं ना कि हमारे पास जमहूरियत नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मेरे भाई आप ना रोएं, आप तारीख पढ़ें। और याद रखिएगा कि जब तारीख को पढ़ा नहीं जाता, तारीख को समझा नहीं जाता, तारीख को एनालाइज नहीं किया जाता, तो तारीख अपने आप को दोहराती है। यही दुनिया की तारीख। और हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, ये जनाब क्या सब्जेक्ट रखा है आपने, सिविक्स रखी है? ओए होए, ओए होए होए, सिविक्स रख ये इतना नालायक बच्चा, ओए। आपने मुताला पाकिस्तान रख लिया, ओए। ये कोई सब्जेक्ट और कोई नहीं था? फिजिक्स कम नहीं थी, केमिस्ट्री मर गई थी, और मैथमेटिक्स को कोई सुतेला था, आपने ये तो रखे ही नहीं है, ओए होए। बड़ा जुल्म हो गया। हमने ये किया है, हमने इन मजामीन को पढ़ा ही नहीं है, हमने इन मजामीन को हमेशा शूदर समझा है। और जब आप इन मजामीन को शूदर समझते हैं, जब आप अपनी तारीख नहीं पढ़ते, फिर यही होता है। ये जो मामलात जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ये जो मामलात यहाँ पे हो रहे हैं आज, जो 2017 में जिस हिसाब से PM साहब को हटाया गया, फिर 2022-23 में जो हो रहे हैं, ये कोई नए वाकयात नहीं है, शायद आपको ये 1954 के वाकयात, 1955 की। अगर उस वक्त तारीख पढ़ी होती, उसको समझा होता, उन मामलात को ठीक किया होता, तो आज ऐसे ना होता। आप भी अगर अपने वालिदैन की, अपनी जिंदगी की माजी के असबाब को समझेंगे नहीं, क्रिटिकली एनालाइज नहीं करेंगे, उससे सबक नहीं सीखेंगे, आप वो दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। और यही तारीख का फलसफा है। और इसके लिए हमें ये मज़ामीन पढ़ने पड़ेंगे, और हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, कितना टाइम होगा, 9:25 हो गए। हाँ जी, शुड बी कंटिन्यू? अरे, हमें रुकना चाहिए, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सामने वाला बात कर रहा हूँ। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। जी PPSC में एक सवाल है कि आज तक पाकिस्तान में कितने जनरल इलेक्शन हुए हैं? तो अभी काइंडली तक अगर कितने हुए? जी सर, अभी तक कितने हुए हैं? यानी कि अभी जो
2024 को होने वाले, इससे पहले कितने हो चुके हैं? तो आप कर लेना, ये तो आप खुद देखना, ये खैर आप कर लें। आप पहले इंतखाबात 70 में हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब 77 में इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद 1985 में पार्टी बेस नहीं हुआ, फिर 88 में हुआ है, फिर 88 के बाद 90 में हुआ है, फिर उसके बाद 80 उसके बाद 93 में हुआ है, फिर 96 में हुआ है, फिर उसके बाद 99 में नहीं हुआ, फिर वो चला गया मुशर्रफ इला सारा, फिर 2008 में हुआ है, फिर 2013 में हुआ है, फिर 2018 में हुआ है, फिर 2024 में हो रहा है। खैर ये अभी इसको छोड़ें, जब हम पॉलिटिकल स्ट्रगल पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएंगे। सर ये 85 वाला कौन सा था? ये तो पार्टी बेस था। 85 वाला पार्टी बेस है, उसको जनरल इलेक्शन नहीं कहते। 85 में नॉन पार्टी बेस, पार्टी नहीं थी जो वो उस दौर में थे, जुनेजो साहब के दौर में नॉन पार्टी, पार्टी उसमें कंटेस्ट नहीं कर सकती थी। वो भी जियाउल हक साहब ने धूल झोंका था हमारे आंखों में कि ये इलेक्शन हो रहा है। बेटा डिक्टेटर कभी इलेक्शन नहीं करवाता, वो एक ड्रामा होता है। अब सारी सच्ची बातें मुझसे ना आप निकलवाए ना, फिर ये कहीं मैं मुझे कोई उठा न ले। अच्छा छोड़ें इन बातों को। तो चलें कंटिन्यू कह रहे हैं ना, ठीक है जी, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे? तो इलेक्शन होते हैं, खैर 1970 के इलेक्शन होते हैं। उसमें होता क्या है, उसके जो रिजल्ट थे बड़े मजेदार थे। उसमें 162 जो सीट्स होती हैं ना, ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें जनाब अवामी लीग लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान वो कामयाब होती है, और 81 जो है ना उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है। तो आप इसको फिगर को देख के बता सकते हैं कि किसका प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, अवामी लीग का या पीपल्स पार्टी का? आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है? चैट में लिखें जरा, कब किसका अवामी पीएम? लीग का सर। अवामी लीग का। लेकिन वो तो गद्दार हैं, उनको क्यों बनाएं, वो तो गद्दार हैं। तो यही बात है, जब आप पब्लिक मैंडेट को उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो फिर होता बड़ा डिजास्ट्रस रिजल्ट्स होते हैं। ये तारीख है, ये पूरी दुनिया की तारीख है। पब्लिक मैंडेट को आप दबा नहीं सकते, ठीक है ना? तो जिस पार्टी को माजी में खत्म किया गया, आज भी वो पार्टी, आज भी वो भुट्टो जिंदा है। क्यों, उसको किस हिसाब से खत्म किया गया, उसकी कहानी है, वो हम पढ़ के भी देखेंगे। खैर हमारा जो मकसद है, तो उसको खैर हुकूमत नहीं मिलती। और जनाब एक बदकिस्मत दिन हमारी तारीख में हम देखते हैं, और 16 जो कि हौलनाक दिन होता है तारीख का, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को जनाब हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये हम इसको फाला ढाका कहते हैं, ये अलग हो जाता है। और हमारा एक जो हमारा बाजू है, दायां बाजू, वो टूट जाता है। इसकी फिर बड़ी कहानी है, क्या कुछ है वो हम उसमें पढ़ेंगे, मैं वो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे से। खैर ये टूट जाता है, और फिर जनाब क्या होता है कि इजलास, और उसमें दोबारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये बन जाते हैं बाद में, क्योंकि ये फिर अकेले रह जाते हैं ना, ये इधर इधर क्या नाम है इसका, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। ये खैर पीएम बनते हैं, और पीएम बनने के बाद सबसे पहला काम जो होता है, उन्होंने आयन साजी करना होता है। इसको याहिर खान साहब कहते हैं कि आप इसको आयन पे काम करें। तो ये आयन साजी के हवाले से क्या करते हैं, आयन साजी के हवाले से ये 1972 में 17 अप्रैल 1972 को एक आरजी आयन बनाते हैं। कहते हैं कि ये अब उस वक्त के लिए थोड़ा सा आप इसको इस्तेमाल करें, इंटरम, इसको इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 1972 का, इसको थोड़ा बहुत इस पे काम करें, लेकिन असल में आयन हम बना रहे हैं। तो वो जो असेंबली, जो जो लोग जीते होते हैं 81 जो लोग होते हैं, उनकी एक असेंबली जो बनती है, उसको नेशनल असेंबली बनाते हैं ना। वो क्या करती है, वो अपना म्यूचुअल कंसेंसस बिल्ड करके कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कुछ 62 के नुकात, कुछ बाद के नुकात जो भी है वो शामिल करके, जो हतमी तौर है उस पे 10 अप्रैल को जो है, 10 अप्रैल 1973 को, 10 अप्रैल 1973 को ये असेंबली जो होती है उस वक्त की, जो नेशनल असेंबली होती है, वो उस आयन के मसौदे को पास कर लेती है। इसी वजह से जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ना, वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ये इस साल भी, पिछले साल भी हुआ था, जिस दिन काजी फैज साहब ने पार्लियामेंट में बुलाया था, और वो तकरीर शकरीर भी की थी, और सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये 1973 में 10 अप्रैल को ये असेंबली इसको, नेशनल असेंबली इसको पास करती है। और वही आयन जो है ना, वो 14 अगस्त 1973 को नाफिजुल अमल हो जाता है।
इस आयन में क्या बुनियादी बातें थी? तकरीबन तर वही चीजें थी। यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को शामिल कर लिया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे एक और बात, जो बाय कैमरल लेजिस्लेशन, बाय कैमरल का मतलब ये होता है दो ऐवानी, यानी कि इसमें दो हाउस हैं, नेशनल असेंबली भी होगा, सेनेट भी होगा। जो पहले हमारे आयन थे, जो कि 56 का आयन था या हमारा 62 का आयन था, वो यक ऐवानी थी, उसमें सिर्फ एक ऐवान था नेशनल असेंबली का। लेकिन इसके अंदर क्या था, दो ऐवान थे, नेशनल असेंबली भी था सर। ये भी सवाल पेपर में आ जाता है कि बाय कैमरलिज्म कब आया, तो ये 73 के आयन के देता है। बाय कैमरलिज्म था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जो इख्तियारात हैं उनको जनाब लिस्ट बना दी गई कि ये इख्तियारात, ये फेडरलिस्ट इसको डील करेगी, इसको फेडरल के महकमे डील करेंगे। एक लिस्ट बनाएगी, ये इसको प्रोविंशियल के महकमे डील करेंगे। ये कनकलेस लिखी गई कि जो आपस के जो मुश्तरका मामला हैं उसको वो एक कनकलेस में रखे गए। बहुत सी बात, सदर के क्या इख्तियारात होंगे, वज़ीर आज़म के क्या होंगे, वज़ीर आज़म को कौन मंतखब करेगा, सदर को कौन करेगा, कैसे होगा, हजार बातें इसके अंदर बता दी गई। और उसके साथ ही एक अहम बात की गई कि जो इस रियासत है, इस रियासत का जो स्टेट रिलीजन है, इस रियासत का जो स्टेट रिलीजन है, दैट वुड बी इस्लाम। इस वक्त रियासत ने कहा कि हमारी जो सरकारी मजहब है वो इस्लाम होगा। जब ये बात की तो माइनॉरिटीज के हवाले से बड़ी रिजर्वेशन आई, बड़ा कुछ आया। क्योंकि रियासत को तो ये नहीं देखना चाहिए था कि ये जो केस फाइल करने वाला है ये मुसलमान है या नॉन मुस्लिम। लेकिन रियासत ने भी एक ऐनक लगा ली जो देखेगी कि ये मुसलमान है यार। इस पे जो भी कहानी है वो अब करने की मुझे डिबेट में नहीं जाता, छोड़ें इसको। लेकिन आयन आ गया, उसकी बुनियादी कुछ बातें उसके अलावा रिटर्न था, बाकायदा एक उसने वो था, वो एक असेंबली ने पास किया अमेंड कैसे करना है। अब इस आयन के अंदर एक कंडीशन रखी गई, आर्टिकल, इसके हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे, इस आयन को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कौन से अहम आर्टिकल्स हैं, और वो देखेंगे। इसके अंदर मेन प्रोविजन भी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे 1973 के आयन के हवाले से। थोड़ा ये लेंथ की है, फिर ये भी कवर नहीं हो सकता, आधा रह जाएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा 1973 का जो आयन है ये आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम 1973 के आयन के अंदर जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी आर्टिकल्स हैं, फेमस आर्टिकल्स है, वो आपको बताऊंगा। इसके अंदर मेजर जो प्रोविजन है वो क्या है, और इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद जो आज तक 26 अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनका जिक्र इंशाल्लाह। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हाँ जी, बात क्लियर होगी सबको? फिर मैं अभी शुरू नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर दिमाग में रह जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले जी, अब ये लेक्चर वाला पार्ट, अब जो है किसी ने कोई सवाल है किसी का, या कोई चीज़ है तो वो जरा मुझे बताएं। हाँ जी, सवाल करें, वॉइस में जरा बताएं ना जरा। सवाल है, ये कुछ चीज़ ऐड करनी है या कुछ है, तो कुछ समझ नहीं आई तो पूछें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक सवाल ये है कि एक आवाज़ जरा बढ़ाएं, आवाज़ बढ़ाएं अपनी। अभी आपको आवाज़ आ रही है हाँ जी, बिस्तर से खिताब ना कीजिए, बिस्तर से बाहर आके खिताब कीजिए। कि मैं बैठे तो बिस्तर पर हूँ, लेकिन रज़ाई वगैरह कोई नहीं है बिल्कुल। नहीं, ये चले वो जना नहीं देख आवाज़ सकते। कम आ रही है आपकी। आवाज़ कम आ रही है, एक मिनट मैं ज़रा माइक उतारता हूँ शायद। जी, अब आवाज़ आ रही है। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, ये पता करना है कि एक तो 1973 के आयन में ना ये कहा गया कि पाकिस्तान का जो सरकारी मजहब है वो इस्लाम होगा। जी, इससे पहले जो दो आयन थे तो उनमें मजहब के हवाले से कोई बात नहीं की गई बिल्कुल। बात की गई थी कि हमारे पास जितने भी प्रोविजंस होंगी वो आयन के मुतसादिम नहीं होंगी, और आयन जो है ना वो रेगुलेटिंग बॉडी होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन बाकायदा तौर पे स्टेट रिलीजन ही कहा गया कि स्टेट का जो रिलीजन है वो इस्लाम होगा। ये 1973 के आयन की खूबी है, ये खामी है, जो है अच्छा ना, कुछ अच्छा। लोग खूबी तो कहते हैं, कुछ खामी भी कहते हैं। जी सर, ये है कि एक तो पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा सरकारी मजहब इस्लाम है। इसके अलावा दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क जिसने किसी अपने मजहब को या किसी मजहब को कहा होगा ये हमारा सरकारी मजहब होगा, किसी जगह है? जी, इसराइल कहता है, वो कहता है कि जो यहूदियत है या जूडिज्म है वो हमारा सरकारी मजहब है, इसराइल। और सऊदी अरब के आयन में इस तरह नहीं है? नहीं, सऊदी अरब में नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। नेपाल स्टेट मेरे ख्याल में उसको वो नहीं करती, वैसे नेपाल में वो कौन से हिंदू गलबन ज्यादा है। ये जो है सर, ये जापान जापान के बारे में गलबन ये नहीं कि ये बुद्ध मत की रियासत है। नहीं, वो होंगे लेकिन रियासत उसको उसका स्टेट रिलीजन के तौर पे
खैर मुझे श्योर नहीं है, आप इसको गूगल करें, उसको जरा देखें। ये चले ठीक से। और जी किसी का कोई सवाल? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये सर कि दूसरा लाइन है सर, ये अयूब खान ने खुद खत्म किया। हाँ जी, अयूब खान साहब खुद इसको खत्म करके गए थे। चलो सर, थैंक यू। उसकी वजह यह है कि उसने जो इख्तियारात रखे थे सदर के, तो उसने कहा ये अगर किसी और के हत्थे लगे, ये तो मेरे लिए थे ना, कोई और के हत्थे लग गए तो काम खराब हो जाएगा ना। और उसको ये भी डर था कि कहीं वो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो जो बंगाली है, वो ना सदर बन जाए। हालांकि वो देखे ना, ये बदनीति थी ना, और क्या थी। और जी किसी का कोई सवाल? हाँ जी, तैर खान। ये अयूब खान ने अपनी जो कानून खत्म करके जो इस्तीफा वगैरह दिया था, उसके बाद सदर याहिया खान को बनाया था उसने। जी जी, अयूब खान साहब के बाद उसने सदर याया खान को भी नॉमिनेट कर दिया कि आप जनाब इसको, मैंने तो बहुत अच्छा चलाया, अब आप चलाएं। सिविलियन तो ये सही। ब्लडी सिविलियंस है, शूदर है, ये इनसे नहीं चलता। ये बातें मैं मजाक में करता हूँ, इसके मतलब ये वो नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री का पता होगा, तब ये मैसेज आगे। ये ना हो ये आप भी उधर कहीं बताते रहें। ठीक वालेकुम है। सर। वालेकुम। सर 1965 के इलेक्शन के बारे में सब बात। 1965 के इलेक्शन। 1965 के इलेक्शन के बारे में जब हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि क्या कहानी थी। राइट। अभी सर असी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ। हाँ जी। सर असी बात कर रहा हूँ सर, 1955 में जो वन यूनिट आया था उसका सर आइडिया दें थोड़ा सा। उसका आइडिया ये था कि जो ये थे ना रिप्रेजेंटेशन के इशूज थे ना, मैंने आपको बताया ना, वेस्ट पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास यूनिट ज्यादा है। कैसे सिंध अलग यूनिट है, जो है ना पंजाब अलग यूनिट है, केपी अलग यूनिट है, ठीक है सर, बलूचिस्तान सूबा तो नहीं है लेकिन ये एक तरह का टेरिटरी है। तो हम हमारे यूनिट ज्यादा हैं, ठीक है, यानी सूबे ज्यादा हैं, आप ये समझ लें। और वो कहते हैं कि आबादी ज्यादा है, तो इनके आपस में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए वन यूनिट आता है कि आपस में जो रिप्रेजेंटेशन के इशूज है ना, इसको रिजॉल्व करें। ये तमाम जो वेस्ट पाकिस्तान है जो कहता है मेरे 4 यूनिट हैं, ये एक ही यूनिट होगा, और वो भी एक यूनिट होगा, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो दोनों एक एक यूनिट बन जाएंगे। फिर आबादी भी उसकी डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है, तो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से इशूज जो है ना इसको रिजॉल्व होंगे। इसका यही पर्पज था। और ये वन यूनिट 1970 में खत्म होता अच्छा है, सर। और उस वक्त जो है ना उसको बलूचिस्तान को फुली फिर सूबे का भी दर्जा मिलता है। 1970 में बलूचिस्तान को सूबा बना, ये भी पता होना चाहिए आपको, इससे पहले नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर अपना आवाज नहीं आ रही। जी आप वन बाय वन बताएं। हारून आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, हारून क्या पूछना चाह रहे हैं? हारून नहीं पूछना अच्छा चाह सर, रहे? सर मेरा अनवर पूछें। सर मेरा ये कि जुल्फिकार अली भुट्टो और अयूब खान के दरमियान जो झगड़ा हुआ था, या आप में जो नाराजगी बनी थी, उसकी सर वजह क्या थी सर? यूब की और भुट्टो की। जी सर, जुल्फिकार अली हाँ भुट्टो। जी, ये खैर तारीखी बात है। जो भुट्टो साहब थे ना, ये अयूब के बड़े राइट हैंड थे, और इनको अयूब साहब जो है ना अयूब भुट्टो साहब अयूब को डैडी भी कहते थे, ठीक है। तो मतलब उनकी इसी वजह से वो ताना भी देते हैं कि आप जो है ना वो उसकी नर्सरी हैं और आपको आमिर ने पाला है। छोड़े उन बातों को। तो उसको उसने सपोर्ट किया। लेकिन मसला ये था कि जो अयूब खान थे ना, या थे क्या नाम इसके, भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने 1967 में ना पीपल्स पार्टी बना दी थी। 1967 में पीपल्स पार्टी बनती है, तो उन्होंने लगे एक जमात बना ली। और जमात बना ली तो वो सियासतदान, तो आपको पता है ना, सियासत चमकाने के चक्कर में होता है। तो वो फिर कहते थे कि मेरी अलग आइडेंटिटी है, और वाकई वो जब फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी आइडेंटिटी बन गई थी।
मतलब वो उनकी पता था, वो डेमोगोग किस्म के क्राउड पुलर थे, लोगों को एक वो फेस, सिविलियन फेस देने वाले थे। तो उस वजह से वो मतलब खिलाफ भी थे, हालांकि खुद उसकी परवरिश में बड़े भी हुए, लेकिन वो खिलाफ भी थे कि ये नहीं है वो नहीं, जमहूरी कदरें। तो ये कुछ ये एक फैक्टर है, और भी काफी सारे फैक्टर्स है, तारीखी लोगों ने बड़ी लिखी है। लेकिन इसकी आपको इंटरव्यूज के हवाले से या पीपीसी के हवाले से जरूरत नहीं इन बातों की, ये बड़ी आगे लेवल की बातें, फैक्चुअल बातें देखें, स्ट्रक्चर के हवाले से कोई इशूज है वो पूछें। हाँ ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी ठीक है। मेरा मकसद, आप ये माइंड नहीं करना कि सर हमें कहते हैं ये ना पूछें वो नहीं पूछें, ये आपको इस वजह से रोकता हूं मैं। ये नहीं है कि अल्लाह ना करे मुझे नहीं पता या कोई ऐसी बात, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये होता है कि आपको, मैं चाहता हूँ चैनलाइज रहें, आप इधर उधर की चीजें में घुसेंगे तो फिर वो आप डेविएट हो जाएंगे और मसला हो। समझ रहे हैं ना बात मेरी? जी जी सर, समझ आ गई सर, थैंक यू सर। जी ठीक है। हाँ जी, और किसका सवाल है? और किसी का सवाल? मेरे ख्याल में सबके सवाल हो गए हैं। एक को तो सीट है। हाँ, हाँ जी, इस वक्त वो किसका? आती है। अकील, अकील कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा ना, ठीक है, मेरे ख्याल में सबका तो हो गया। ठीक है जी, इसको पढ़िएगा, जो इससे रिलेटेड आपको मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा वो आपने पढ़ लेने हैं, और डॉक्यूमेंट आपको मैं भेजता रहूंगा। ठीक है। लीगल फ्रेम ऑर्डर ये था कि ये 1970 में लेकर आए थे ये जनाब याहिया खान साहब। ये एक कह सकते हैं कि छोटा मोटा डॉक्यूमेंट था, जिसके तहत इसके अंदर गाइडलाइंस थी कि कैसे इलेक्शन होगा, कब इलेक्शन होगा, और अगला आइन कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। आइन के हवाले से कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल थे बस। जी सर, हिस्ट्री वैसे भी इतनी ही पढ़ें जो काम है। हाँ जी, जरूरत नहीं है आप डिबेट में ना पढ़ें, इन पीएचडी लेवल की बातें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, तो वो आपकी जरूरत नहीं है, आपको बुनियादी बस बताओ। हाँ, बलूचिस्तान को इस वजह से बनाया गया था, आबादी बहुत कम थी, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बहुत कम थी। और इसके अलावा जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लाजमी बात है, ये जो सूबे बनाने का जो इशू है ना, ये बड़ा एक लंबी स्ट्रगल होती है। आप ये देखें कि केपी जो है ना, जो खैबर पख्तूनख्वा है, 1901 में इसको सूबा बनाया गया है। और जो सिंध है, ये बम्बई का हिस्सा था, और इसको 1935 के एक्ट में इसको जनाब अलग किया गया। इसकी पूरी एक स्ट्रगल है, ये सूबा ऐसे नहीं बनता, उसके लिए भी स्ट्रगल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी देखनी पड़ती है, जिस तरह भी साउथ पंजाब का सूबा बनाने के हवाले से डिबेट आती है। तो ये कोई आसान काम नहीं होता, काफी इसमें चीजें फैक्टर होते हैं, इस वजह से थोड़ा लेट था। आबादी भी कम थी इतना ज्यादा, और भी यानी कि ट्रैक के इशू से आने जाने के, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के साल थे, तो इस तरह के इशूज, और को खास नहीं है। ठीक है सर जी जी, सर, मैं आपको रीडिंग्स भेज दूंगा, वो आपने पढ़ लेनी है। और रीडिंग्स आपने पढ़ते रहना है, उसका मैंने बता चुका हूँ ग्रुप के अंदर कि कोई फोल्डर बनाए, ये सारी चीजें आप उसको सेव करते जाएं, ये पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी। ठीक हो गया? और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। जीबी प्रोविंस नहीं है, 4 ही प्रोविंस है, ये भी सवाल पूछते हैं कि जीबी क्या है, तो जीबी जो है ना वो प्रोविंस नहीं है। अच्छा जी, बाकी ये कल गलबन फ्राइडे है ना, हाँ जी, कल की जो क्लास है ना, ये मजीद उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। फ्राइडे की जो क्लास होगी वो डिस्कशन क्लास होगी, वो क्वेश्चन आंसर। आपने ये सारी रीडिंग्स पढ़नी है, जो सवाल आपको समझ नहीं आएंगे, ये कोई मसला होगा वो मुझसे पूछेंगे। ये तो चले क्वेश्चन आंसर हो गए, इसके अलावा तैयारी के हवाले से, जनरल तैयारी के हवाले से और कोई इशूज होंगे आपके, या कुछ जो भी हैं, तो वो उसमें आप, फ्राइडे की क्लास डिस्कशन क्लास है, क्वेश्चन आंसर क्लास है, उसमें हम लंबी चौड़ी, जिसने जितनी लंबी छोड़नी होगी वो छोड़ सकता है। ठीक हो गया? इंशाल्लाह कल हम इसी वक्त पे मिलेंगे, किस वक्त पे, जो टाइम टाइम बता चुके हैं, 8:30 बजे। ठीक है। सर और फिर जी, इंशाल्लाह, प्राइम प्राइम मतलब क्या कहते हैं उसको, फिर आला और गवर्नर क्यों बनाते हैं? गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर एक सूबे में, वो एक सूबाई हुकूमत होती है, चीफ मिनिस्टर के अंडर। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है उस रियासत के अंदर, जो फेडरेशन होती है ना, फेडरेशन जिसमें सूबे होते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो उसमें वफाक बहुत सारे मामलात को सूबे तक पहुंचाने के लिए जो है ना, वो एक टायर होता है उसके साथ।
जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक सदर होता है ना, जिसके पास इख्तियारात बरए नाम होते हैं, इसी तरह उसके पास भी बरए नाम होते हैं, लेकिन कुछ इख्तियारात होते हैं। सर मैं जीबी के हवाले कर रहा था। जीबी के हवाले से, तो जीबी जो है ना, जीबी जीबी वो है, मैं आपको बताया ना, बराए नाम है, प्रॉपर वो सूबा नहीं है। वो इस तरह है कि सुबह हम उसको बना नहीं सकते ना, वो इस वजह से नहीं बना सकते कि अ, हम यूनाइटेड नेशन में हमारी रेजोल्यूशन है वो ये है कि जो पूरा कश्मीर है ना वो डिस्प्यूटेड है। कश्मीर में सिर्फ आज़ाद कश्मीर भी है, जीबी भी है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है, अक्साई चिन भी है, शाख्स वैली भी है, ये कश्मीर के 4-5 हिस्से हैं। तो वही सारा डिस्प्यूटेड है, तो अगर हम इसको सूबा बना लें तो इसका मतलब ये है कि वो हम उस करारदाद पे यकीन ही नहीं रखते। हम तो कहते हैं डिस्प्यूटेड है, और हम हर जगह कहते हैं कि इसका इसको जनाब उसके तहत करारदाद के मुताबिक फैसला करो, फैसला करो, तो हमारा वो स्टांस कमजोर होता है। इस वजह से हम इसको, इनको जीबी वालों को खुश करने के लिए कह देते हैं ये आपका ये है वो इख्तियारात के हवाले से वो ऑटोनमस नहीं है। क्लियर हुई बात आपको? मजीद इसको अगली क्लास में बताइएगा, फिर मजीद डिटेल से बात करेंगे। और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल डिस्कशन होगी, जो सवाल होंगे रीडिंग्स आज भी भेजूंगा मैं, इनको पढ़ें समझें, और जो मसाइल होंगे वो उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी आप कल कमर बताइएगा क्या जी, जीबी में कोई सवाल है तो। अल्लाह हाफिज।